Hello everyone. So welcome to our channel. So now today's my topic is 2D geometry, that means two dimensional geometry. जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि 2018 में तो इसमें आए थे 9 क्वेश्चन और 2014 में इससे आए थे 7 क्वेश्चंस. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2D ज्योमेट्री. तो इसमें मैं क्या करूँगी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊँगी, साथ के साथ थ्योरी भी. तो देखते हैं वन बाय वन. ये क्वेश्चन था हमारा 2014 DSSB में. अब क्या क्वेश्चन था ये देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर. कि x की किस वैल्यू के लिए ये 3 पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे. ABCD 4 ऑप्शंस हैं. तो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि इफ़ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 और ये वाला जो कॉलम होगा वो 1, 1 होगा. सेकेंड पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे x2, y2 एंड x3, y3 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अब जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं उनको आप अरेंज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी 1. अब इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं. इनसे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं बट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे. तो वो क्या क्या हैं अपन देख लेते हैं. नंबर 1 है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इफ़ 3 पॉइंट्स आर गिवन देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ गिवन दिस फॉर्म. ये जो डिटर्मिनेंट थी इसको बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल. फिर नंबर 2 है कि इफ़ वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ ए. इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो अगर कोई भी एक साइड आपको गिवन है तो फिर एरिया क्या होगा यहाँ पे √3/4 A². तो ये हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आपके इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो ये फॉर्मूला यहाँ रखना √3/4 A². एंड नंबर 3 इज़ इफ़ एल्टीट्यूड, दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, यानी जो हमारा इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज है उसकी आपको हाइट गिवन है जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया P. देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ P² √3. तो दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर. अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉइंट Px, y इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A + B, B - A एंड B, A - B, A + B. मीन्स ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. देन फिर क्या रिलेशन होगा यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन में. सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा कि A की P से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर. इस A के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे A + B, तो ये बन जाएगा यहाँ पे A + B - x का होल स्क्वायर. फिर प्लस ये बनेगा यहाँ पर B - A - y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये बनेगा दिस माइनस दिस. तो ये है x और B के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे A - B, तो माइनस A + B का होल स्क्वायर और सेम y - y1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ रूट होता है तो रूट तो क्या किया हमने, हटा दिया. अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लेना. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना ही होगा. होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने के बाद केवल हमारे पास ये 4 टर्म्स बचेंगी. फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2B. यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2A. फिर अगर -2 से -2 कैंसिल तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा BX = AY. ये किस ऑप्शन में गिवन है हमें, C ऑप्शन में. तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो ये आया था हमारा 2018 में क्वेश्चन. अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगेन एक रिजल्ट मेंशन कर रखा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक पॉइंट है Px, y, इसका हमसे
रिफ्लेक्शन पूछना है या फिर इसकी इमेज पूछना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको देखना कि अगर ये पॉइंट आपको कोई गिवन है कि पी एक्स कॉमा वाई, आप इसका रिफ्लेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये रिफ्लेक्शन मिलेगा दिस वन। फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई तो क्या होता है नेगेटिव और एक्स क्या होता है पॉजिटिव, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनेगा ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब इसी पॉइंट का आपसे रिफ्लेक्शन पूछते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मीनिंग है ये जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है पॉजिटिव, सो एक्स कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा माइनस एक्स कॉमा वाई। अब यदि इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपसे पूछना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष यदि इससे पूछा जाए कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक्स कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वो होगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये तो हो जाएंगे इन तीन के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे मैंने 4 और 5 मेंशन कर रखा है ये कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट या फिर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का मीनिंग है कि ये जो x कॉमा वाई था वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे y कॉमा एक्स। अगर हमें y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोले या इमेज बोले बात एक ही है। फिर नंबर 5 है कि इमेज विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो नंबर 1 दोनों इंटरचेंज होंगे y कॉमा एक्स और दोनों के साइन भी चेंज होंगे माइनस वाई कोमा माइनस एक्स। तो ये एक हमारे पास एक और रिजल्ट था कि हमें यदि किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है या इमेज फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे। ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो DSSB 2018 में आया था। इसमें बोला गया है कंसिडर स्ट्रेट लाइन L then the number of straight line passing through a point P which are parallel to L। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गिवन एक लाइन है L, तो हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है which are passing through a point P and which is parallel to the L। तो ये हमने मान लिया कि let it be a line L। अभी कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट से पास आउट होने वाली कितनी लाइन्स होंगी, वो सारी लाइन्स होंगी इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, ठीक है ना। ऐसे कई सारी लाइन्स बना सकते हैं इस पॉइंट P से, बट ऐसी लाइंस जो इस लाइन के पैरेलल हो तो वो फिर केवल एक ही लाइन होगी जिस पॉइंट से पास आउट होगी और इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये तो एक सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था, हमें सोच के ही आंसर दे सकते हैं अपन किसका आंसर 1 होगा। फिर ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे। If two straight lines in xy plane representing a pair of linear equation in two variables x and y and both are overlap each other, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स यदि ओवरलैप करती है then the pair of equation representing these lines will be, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं अपन। तो नंबर 1 है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है which have no possible solution, have unique solution, be inconsistent। inconsistent का मीनिंग होता है no solution, यानी इनका कोई solution नहीं होगा, या फिर have infinitely many solutions। तो यहाँ पे conditions है कि if pair of two lines are given, ये मैंने यहाँ पे consider कर लिया, let it be a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and given both are overlapping to each other। तो ओवरलैपिंग वाला केस है कि यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, मीन्स उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा, तभी वो आपस में ओवरलैप करेंगी। और इस केस में आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन्स आपको गिवन है। तो ये मैंने आपको थ्योरी ऑफ द इक्वेशन वाले वीडियो में भी बताई थी, ये वाली पूरी थ्योरी कि किस किस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पर उसको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। तो एक पार्ट तो ये हो जाता है कि यदि दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं तो फिर उनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है सेम होता है और उस केस में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड इफ़ ये जो कोफिशिएंट का रेशियो है, जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो है एंड वाई के कोफिशिएंट का रेशियो है, यदि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं देन इन दिस केस सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन।
उस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड नंबर थर्ड, इफ़ एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और वाई के कोफिशिएंट का रेशो तो सेम आ जाए बट जो कांस्टेंट है C1 अपॉन C2 वो इक्वल नहीं हो, तो फिर इस केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये थी हमारी थ्योरी। अब हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, ये भी 2018 में आया था कि इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय 2 स्ट्रेट लाइंस, यानी एक पेयर ऑफ इक्वेशन जो हैं वो 2 स्ट्रेट लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करता है, और कौन सी लाइन है वो L1 L2, एंड बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट a + b/2 एंड 2ab, देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी। तो ये जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन है गिवन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक ये है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो जिन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपको ये जो आंसर है ऑलरेडी क्वेश्चन में ये आंसर गिवन है, और इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कि बोथ लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 2018 में ही क्वेश्चन नंबर 6 था कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन L हैविंग y इंटरसेप्ट एट 1/2 एंड पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये जो लाइन है हमारी वो जो किससे पास आउट होती है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से पास आउट होती है। तो जस्ट अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कि जो जिन 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे वो दोनों लाइन्स हमें गिवन हैं, क्या है 3x + 4y = 11 एंड 7x - 2y = 3। देन एंगल मेड बाय द लाइन L विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बनाएगा वो हमें बताना है। तो वो एंगल होता है हमेशा थीटा। और इस केस में अगर हम ये जानते हैं कि जो लाइन होती है वो क्या होती है, y = mx + c, और ये जो c होता है ये होता है हमेशा y इंटरसेप्ट्स। तो वो हमें गिवन है यहाँ पे 1/2। एंड यहाँ पे m फाइंड करने के लिए x एंड y के लिए कंडीशन गिवन है कि दिस लाइन 1 पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होती है। तो हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर -2y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x = 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो दिस इज़ आवर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से m फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इसको, क्या पुट करना, 1, 2। तो पुट करेंगे 2 = m, x की वैल्यू है 1 और प्लस 1/2। सो वी गेट m = 2 - 1/2, दैट मीन्स 3/2। m क्या होता है हमारा tan थीटा, और tan थीटा = 3/2। सो वी गेट थीटा = tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स 3/2 आपको कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखते हैं अपन कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये 2014 में आया था DSSB में। अभी जस्ट मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर साइड गिवन है और हमसे बोला गया एरिया फाइंड करें, तो सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला था √3/4 a²। ए यहाँ पे क्या साइड है जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो बनेगा यहाँ पर 25। अब आंसर √3 में गिवन है, दैट मीन्स 25/4 सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज
आइसोसेलेस हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु का मीनिंग है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये है ट्राइंगल, ये यहाँ पे इसकी अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये होगा समद्विबाहु। तो इसके केस में यहाँ पर रिजल्ट होता है कि 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। ऐसे केस में उसके जो 2 एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे कि ऑलवेज आर इक्वल। इन सभी क्वेश्चन से आप ये यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम में हमेशा बेसिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट इवन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो अगर आपके 10 है तो 10 में से कोई 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होगा, बाकी जो 8 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके बेसिक्स पे होंगे। तो बेसिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या था कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेज 2,7, 5,1 एंड x,3 इज 18 स्क्वायर यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है ना। अगर हमें एरिया गिवन है किसी ट्राइंगल का 18 और उसके तीनों आपको वर्टिसेज भी गिवन हैं, तो फिर हमसे पूछा गया है कि कोई भी एक अननोन क्वांटिटी आपको दे दी जो कि x है, वो क्या होगी। तो अभी जस्ट मैंने इसके लिए भी कॉन्सेप्ट बताया था कि एरिया क्या होता है 1/2, और जो वर्टिसेज है उनको आप डिटर्मिनेंट में पुट कर दो, और ये जो हमारा यहाँ पर कॉलम होगा वो हमेशा क्या होगा 1, 1, 1। अब ये किसके इक्वल गिवन है, 18 के इक्वल। तो इस डिटर्मिनेंट को सिंपल हमें सॉल्व करना था। सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 10। अब प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, क्योंकि आंसर में अगर 10 है तो -10 भी गिवन होगा। तो अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो हो सकता है आपको -10 भी मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होगी एग्ज़ाम में। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उन्हीं के साथ उनके कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसे नेक्स्ट है हमारा गिवी DSSB 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 8,9 एंड -7,4 इंटरनली इन रेशो 2/3, यानी 2:3। इसका मीनिंग है कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन को एक जो पॉइंट है वो 2:3 में अगर इंटरनली का मतलब अंदर से डिवाइड करता है, तो फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 टाइप से इंटरसेक्ट करता है, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। तो वो तो अभी मैं यहाँ थ्योरी बताऊँगी, पहले हम यहाँ देखते हैं कि इफ़ अ पॉइंट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली देन द कोऑर्डिनेट इज़ x। ये जो कोऑर्डिनेट होगा x वो होगा यहाँ पर, अगर ये 2:3 में डिवाइड करता है तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, फिर प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, और अपॉन ये जो रेशो है इनको आप ऐड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करने पे 2। ऐसे y फाइंड करना है तो अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे 2 + 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7। सो दैट मीन आवर पॉइंट इज़ 2,7। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। अब इसकी थ्योरी क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इंटरनली के लिए जस्ट अभी मैंने बोला कि अगर लाइन है जिसको ये पॉइंट है वो m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, तो फिर ये A और B कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। अब नंबर 2 है कि ये लाइन सेगमेंट है हमारा A और B, इसको अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n में, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मीनिंग है ये पॉइंट होगा इस लाइन से बाहर होगा। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मीनिंग है कि यहाँ पे क्या चेंज होगा कि यहाँ ये माइनस साइन आ जाएगा, जो ऊपर हमने लिखा था प्लस वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, बस इतना सा चेंज होगा। बाकी सेम है m × इसका x कोऑर्डिनेट, यानी m × x2 माइनस n × x1 अपॉन m - n। ऐसे इसका b कोऑर्डिनेट m × y2 माइनस n × y1 अपॉन m - n। क्लियर। अभी मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं 2, इन पर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ़ दिस रेशो m/n इज़ पॉजिटिव देन द डिवीजन इज़ इंटरनल। अगर इनका रेशो निकालते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट होगा वो इंटरनली डिवाइड करेगा लाइन को। एंड इफ़ दिस रेशो इज़ नेगेटिव देन द डिवीजन इज़ एक्सटर्नल।
तो यहाँ आप देखेंगे कि इन दोनों का जो रेशो है वो पॉजिटिव है, सो दैट्स वाई ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको एक रिजल्ट याद रखने होंगे कि पॉजिटिव आने पर इंटरनल डिवाइड करेगा और नेगेटिव आने पर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। अब एक मैंने छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है सेंट्रोइड का, कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर सेंट्रोइड क्या होता है यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, माना ये है x2 y2 और सपोज ये है यहाँ पे x3 y3। तो इसका सेंट्रोइड होगा ये जो पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड होगा। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो दिस कोऑर्डिनेट आर दिस x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले में पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेंट्रोइड के। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। अगर किसी को हिंदी में देखना है तो वो देख सकते हैं कैसे बोलते हैं केंद्रक। और वो क्या होता है वो मैंने यहाँ डायग्राम से बता दिया आपको। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जाम के। अब नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। ये 2018 में आया हुआ था DSSB। क्या क्वेश्चन है कि द एंड्स ऑफ वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स -6,2 एंड 2, -4। दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम है जिसके जो डायगोनल्स हैं उनके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। 2 डायगोनल होते हैं, ये मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रखा है। ये यहाँ पे इसके 2 डायगोनल्स होंगे और दोनों के हमें किसी भी एक डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। तो हमने मान लिया कि सपोज ये डायगोनल है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स ये हैं यहाँ पे -6,2 एंड 2, -4 एंड द थर्ड वर्टेक्स इज अ पॉइंट 5,2। और अब जो 2 वर्टेक्स बच गए हैं उनमें से कोई सा भी एक वर्टेक्स होगा 5,2। तो ये हमने मान लिया कि सपोज दिस वर्टेक्स इज 5,2। आप कोई सा भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। तो फिर ये जो 4th वर्टेक्स यहाँ पे रह गया है इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पैरेललोग्राम का एक लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे वो दोनों सेम होंगे। मीन्स ये दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट होगा इनका मिड पॉइंट और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होगा, यानी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं पहले इन दोनों का। तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा -6 + 2/2 एंड 2 - 4/2। सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट मिलेगा -2, -1। अब ये जो मिड पॉइंट आपको मिला है यही मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला पॉइंट का भी होगा। तो ये तो है 5,2, ये नहीं पता तो हम लेट इट बी x, y। तो 5 + x/2 ये इक्वल होगा -2 के। ऐसे ही 2 + y/2 ये इक्वल होगा -1 के। अब इसको सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन वी गेट -9, -4। तो ये यहाँ पे पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है डायगोनल के केस में और हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर D। फिर नेक्स्ट ये भी DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था इसको देखते हैं कि इफ़ A, B, x, y एंड x2, y2 यानी 3 वर्टेक्स गिवन है x1, y1, x2, y2 एंड A, B are 3 vertices of a triangle such that x coordinate A, x1, x2 are in GP with common ratio R and the y coordinates B, y1, y2 are in GP with common ratio S. Then area of triangle। तो नंबर 1 जो x कोऑर्डिनेट होते हैं, एरिया का हम ट्राइंगल का हमें एरिया पता है कि क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट को तो आपको पहले कॉलम में रखना होता है, y कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम हमें 1, 1 कंसिडर करना होता है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बट गिवन दैट द x कोऑर्डिनेट आर इन GP एंड GP का जो कॉमन रेशो है वो R गिवन है एंड वी नो दैट GP के जो टर्म्स होती हैं क्या होती है AR एंड AR² अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर कॉमन रेशो S है और पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म इज B, तो क्या बनेगा B BS एंड BS² अप टू एंड सो ऑन। तो ये हमने यहाँ पे इसलिए y कोऑर्डिनेट लिख दिया B BS BX² A AR AR² और ये 1, 1, 1 और ये 1/2।
अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखना है कि ये ABCD में से किस ऑप्शन के इक्वल है। तो 1/2 हमारे बाहर है, दैट में C और D तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। A और B में से कोई ना कोई सही होगा। कौन सा होगा उसके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर ये 1/2 A BS माइनस BX स्क्वायर फिर माइनस B AR माइनस AR स्क्वायर फिर प्लस AB RS स्क्वायर माइनस AB SR स्क्वायर। अब यहाँ इस सब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है। तो AB कॉमन लेने पे ये इस फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करें हम, ये S माइनस R इसको तो हमने लिखा साथ में, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसके फैक्टर्स कर दिए A प्लस B A माइनस B। यहाँ से RS कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा S माइनस R। अब पूरे में से S माइनस R कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ये। अगर आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि S माइनस R आ रहा है आपके B ऑप्शन में। A और B ऑप्शन में क्या डिफरेंस है कि S में तो S प्लस R गिवन है और B में क्या गिवन है, S माइनस R। S माइनस R फैक्टर इसमें आ रहा है तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने होंगे। ये 1 माइनस R को तो आपने यहाँ लिखा, इसमें से आपने माइनस S कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R भी कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस S। तो ये आपको गिवन है B ऑप्शन में। ये अब ये हमारा ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है वो तो मैं भी आपको बताती हूँ, बट इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम पे स्किप कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 मिनट में सॉल्व होगा अगर आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को जानबूझ के एग्ज़ाम में डालते हैं कि जिससे स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चन पर अटक जाए और आगे वो क्वेश्चन को देख ही ना सके। तो जब भी आप इस टाइप के कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को वहीं स्किप करके और आगे बढ़ जाए। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप पूरे 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक बार देख लें, क्योंकि 100 में से आपको करना कुछ नहीं होगा। 50 to 60 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 से 60 क्वेश्चन सही करना है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप पूरे 100 क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। और देखने के लिए जो भी लेंदी क्वेश्चन हैं उनको स्किप करना होगा और जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे बिल्कुल जो देखते सॉल्व होंगे उनको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये जो मेरी टिप्स है वो आप याद रखना एग्ज़ाम के लिए। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाती हूँ कि इसको करना कैसे था। क्या गिवन है कि A1 x1, y1 A2 x2, y2 और A3 x2, y3 एंड A4 x4, y4 ये 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और P1 डिवाइड्स A1 A2 इन रेशो 1:1। P2 डिवाइड्स कर रहा है P1 A3 को इन रेशो 1:2 एंड P3 डिवाइड्स कर रहा है P2 A4 को इन रेशो 1:3। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P3 के P3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये 4 ऑप्शन गिवन थे ABCD। तो सबसे पहले आप A1 A2 A3 A4 को जोड़ने वाले की यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम कुछ भी हो सकता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक रेक्टेंगल, कुछ भी है ना। चारों पॉइंट को जोड़ने वाला हमने एक यहाँ पे शेप बना ली इस टाइप से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हुए चलें कि P1 जो है वो A1 A2 को, यानी ये जो P1 पॉइंट है वो A1 A2 को 1:1 में डिवाइड करता है। तो 1:1 का मीनिंग है दिस P1 इज ए मिड पॉइंट ऑफ A1 A2। तो ये P1 की वैल्यू निकाल दी हमने, मिड पॉइंट। नाउ क्या गिवन है कि P2 डिवाइड्स P1 A3 इन 1:2। अभी जो P2 है वो इस P1 A3 को 1:2 में डिवाइड करता है। तो हम P2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अभी जस्ट हमने यहाँ पे इससे थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 के कोऑर्डिनेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इसके x कोऑर्डिनेट से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे x3 प्लस, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा A1 प्लस x1 प्लस x2/3। ये कॉमा ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए इसके y कोऑर्डिनेट से यानी y यहाँ पे आएगा ये y3 और प्लस ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y1 प्लस y2/3। तो ये आ गया हमारे पास P2 का कोऑर्डिनेट। अब क्या गिवन है
कि दिस P3 डिवाइड P2A4। अभी जो P3 है वो P2A4 को 1:3 में डिवाइड करता है, क्योंकि P2A4 गिवन है, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा हो जाएगा, और इस रेशो में डिवाइड करता है। देन व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ P3? तो P3 के लिए वही काम करना है कि 1 को हमें इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया तो x4, और यहाँ पे 3 को इसके x कोऑर्डिनेट से, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, मिलेगा x1 + x2 + x3 अपन 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 3 4। सिमिलरली y, ये का ये सेम y आएगा, y4 + y1 + y2 + y3 अपन 4। अब ये कहाँ पे गिवन है, ये बी ऑप्शन में गिवन था, तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आपको 5 से 6 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए नंबर 1 का डायग्राम सही से बनना चाहिए। अगर डायग्राम सही प्लॉट कर दिया तो फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी आपका निकल के नहीं आएगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में स्किप कर दें, वहाँ ट्राई करने की कोशिश ना करें। अब कुछ और बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं हम DSSB के नेक्स्ट पेज पे। अभी हमारा DSSB 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि इफ़ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP देन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अगर किसी ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स मीन्स जो ये जो वर्टेक्स होता है, इससे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे बोलते हैं शीर्ष कोण, इसे बोलते हैं शीर्ष लंब। यानी जो वर्टेक्स है यानी शीर्ष से जब अपन इस पर लंब डालते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। सो दीज एल्टीट्यूड्स आर इन AP। ये जो AL है ये BL2 है और ये CL3 है, ये AP में है। देन द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर AP, GP, HP एंड नन ऑफ दी। वो किस में होंगे? उसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एल्टीट्यूड की हाइट हमें पता है और जिस साइड पे आपने इसको डाला है उसकी हमें लेंथ पता है, तो फिर ये यहाँ पे रिजल्ट होता है कि 1/2 एल्टीट्यूड की हाइट इनटू ये जो लेंथ होगी साइड की उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा 1/2 H2। ये दूसरे एल्टीट्यूड की हमने मान ली H2 और उस जिस साइड पे डाला उस साइड की हमने लेंथ मान ली इट इज़ AC। एंड नंबर 3, इस एल्टीट्यूड की हाइट हमने मानी H3 और किस पे डाला हमने इसको AB पर, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा AB के। तो ये तीनों का जो ये होगा रेशो ये आपस में बराबर होगा 1/2 H1 इंटू BC, 1/2 H2 इंटू AC एंड 1/2 H3 इंटू AB। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है और इनका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो शीर्ष लंब होता है उसकी हाइट और जिस भुजा पे आप इसको डालते हो उसकी लेंथ, उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। एक क्वेश्चन भी बन सकता है आराम से कि इनमें से कोई 5 चीज़ें आपको दे देंगे और कोई नंबर 6 अननोन होंगी, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यू बताएं, तो वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इस रेशो से। यहाँ क्या गिवन है कि ये जो हाइट्स हैं, जो एल्टीट्यूड्स हैं, वो आपस में क्या है, AP में है। AP में क्या होता है, 2B = A + C होता है, तो यहाँ हमने लिखा 2H2 = H1 + H3। अब H1, H2, H3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि सपोज ये ऑल आर इक्वल है, तो माना ये 1 के इक्वल है, तो H1 आ जाएगा 1/BC, H2 आ जाएगा 1/AC और H3 आ जाएगा 1/AB। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, HP में मिलेगा। और एज ए रिजल्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इफ़ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन AP देन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन HP। कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ मेंशन कर दिए कि इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, बट हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले इस बार एग्ज़ाम में। तो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं 1 by 1। नंबर 1 गिवन है इफ़ A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 एंड A3x + B3y + C3 = 0 आर द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन्स होंगे, उनकी इक्वेशन गिवन है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। ये जो यहाँ पे A1, B1, C1 है, इसको पहली रो में
A2 B2 C2 सेकेंड रो, A3 B3 C3 थर्ड रो। इनके डिटर्मिनेंट निकाल के उसको स्क्वायर करना है अपॉन 2। 2 तो वो होगा 1/2, जो हम वहाँ पे 1/2 और फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखते हैं तो ये 1/2 वाला 2 है। और कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। अब व्हाट इज द कैपिटल C1 C2 C3? यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, दी जाए तो को फैक्टर्स ऑफ C1 C2 C3। ये जो C1 C2 C3 हैं इनके को फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? ये C1 का को फैक्टर तो हो जाएगा ये A2 A3 B2 B3, यानी इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर C1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर C2 के लिए आप इसे A1 B1 A3 B3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और C3 के लिए आप A1 B1 A2 B2 को सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करने पे जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है ना। अब नंबर 2 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल एंड पॉइंट्स। स्क्वायर मीन्स एक आपको स्क्वायर गिवन होगा ऐसे, और उसके डायगोनल का कोई भी एक डायगोनल के एंड पॉइंट आपको गिवन है, तो फिर उसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और ऐसे नंबर 3 है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस स्क्वायर की जगह पर अगर आपको रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है ना, जिसके वही सेम है कि आपको डायगोनल की साइड्स पता हैं x1 y1 x2 y2, ये डायगोनल के एंड पॉइंट पता हैं, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और मोड, यानी अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको पॉजिटिव लिखना है आपको, और ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक ट्राइंगल है ABC और उसका एरिया आपको सपोज गिवन है, सपोज मान लेते हैं हम 50, और आपको बोला जाए कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उन मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया जो बड़े वाला ट्राइंगल है उससे 1/4 होगा। तो अगर 50 गिवन है तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 50/4। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you like, then please like, share and subscribe our channel. So thank you for watching my videos guys. Thank you.